नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल जीवन मिशन शक्तियों के विकेंद्रीकरण का बड़ा अभियान है। श्री मोदी ने इसे महिलाओं और ग्रामीण भारत का आंदोलन बताया। प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में लखनऊ का दौरा करेंगे। राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 45,000 से अधिक वोटों से आगे। ओडिशा में पीपली विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजू जनता दल को बढ़त। देश में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 90 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर लगभग 98%। विद्युत मंत्रालय ने बिजली पारेषण प्रणाली योजना, अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क विकास और वसूली नियम 2021 जारी किए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र तथा राज्यों से मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने नियंत्रण रेखा पार व्यापार मामले में जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर छापे मारे। उत्तरी केरल के कोझिकोड, त्रिशूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में मूसलाधार वर्षा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला पंजाब किंग्स से और दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन का दृष्टिकोण केवल पानी उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी सुनिश्चित करना है। जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों और ग्राम जल तथा स्वच्छता समितियों से बातचीत के बाद श्री मोदी ने कहा कि ये मिशन ग्राम संचालित और विकेंद्रीकरण का बड़ा आंदोलन था। जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का, उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद अब तक 5 करोड़ घरों को जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय 1,25,000 गांवों के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन का दृष्टिकोण ग्राम संचालित और महिला संचालित आंदोलन है और इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। ये विलेज ड्रिवन, वीमेन ड्रिवन मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। ये हम इस आयोजन में होते हुए देख रहे हैं। जल जीवन मिशन को अधिक सशक्त, अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई और कदम भी उठाए गए हैं। जल जीवन मिशन ऐप, इस पर इस अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह पर मिल जाएगी। श्री मोदी ने देश में बेटियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के उपायों के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रत्येक घर और स्कूल में शौचालय, सस्ते सैनिटरी पैड, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार और टीकाकरण के उपाय किए जा रहे हैं।
जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी समितियों में 50% सदस्य अनिवार्य रूप से महिलाएं ही होती हैं। ये देश की उपलब्धि है कि इतने कम समय में करीब 3.5 लाख गांवों में पानी समितियां बन चुकी। अभी कुछ देर पहले हमने जल जीवन संवाद के दौरान भी देखा है कि इन पानी समितियों में गांव की महिलाएं कितनी कुशलता से काम कर रही हैं। मुझे खुशी है कि गांव की महिलाओं को अपने गांव के पानी की जांच के लिए विशेष तौर पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। गांव की महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बीते वर्षों में बेटियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। घर और स्कूल में टॉयलेट, सस्ते सैनिटरी पैड से लेकर गर्भावस्था के दौरान पोषण के लिए हजारों रुपयों की मदद और टीकाकरण अभियान से मातृशक्ति और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री ने नई डिजाइन के जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ग्रामीण इलाकों में नल से जल के अभियान में सहयोग के लिए धन दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित 3 दिन के अर्बन कॉन्क्लेव में भाग लेने मंगलवार को लखनऊ जाएंगे। वे शहरी विकास की कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राज्य में अभी तक लागू की गई शहरी विकास योजनाओं के बारे में प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर, शमशेरगंज और जांगीपुर विधानसभा सीटों की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। 17वें दौर के बाद तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रहे हैं। भवानीपुर में 17वें दौर की समाप्ति के बाद तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 45,000 से अधिक वोटों से आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल दूसरे और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के श्री जीब विश्वास तीसरे स्थान पर हैं। शमशेरगंज में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार अमीरुल इस्लाम 8,000 वोटों से आगे हैं। जांगीपुर में भी तृणमूल कांग्रेस के जाकिर हुसैन 34,000 से अधिक वोटों की बढ़त ले चुके हैं। ओडिशा में पिपली विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। 10वें दौर की गिनती के बाद बीजू जनता दल के रुद्र प्रताप महारथी 10,451 वोट से आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आश्रित पटनायक दूसरे नंबर पर हैं। केरल विधानसभा का तीसरा सत्र कल से शुरू हो रहा है। 24 दिन का अधिवेशन 12 नवंबर तक चलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 90 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 73,76,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान कोविड के लगभग 22,000 नए रोगियों की पुष्टि हुई और 26,000 मरीज ठीक हुए। इस अवधि में 244 मरीजों की मौत भी हो गई। मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर 97.87% हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने कहा है कि उन्होंने भारत में निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन के 2 टीके लगवाए हैं। कोविशील्ड वैक्सीन को भारत स्वीडन की संयुक्त फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है और इसका उत्पादन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार कोविड-19 महामारी कानून के अंतर्गत दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बड़े पैमाने पर लोकहित में कोविड महामारी कानून के अंतर्गत दर्ज सभी मामले समाप्त किए जाने चाहिए। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार चल रहा है और अब तक 10 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। यह संख्या राज्य में टीकाकरण के लिए पात्र आबादी का लगभग 59% है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 8 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 2 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों को दोनों खुराक दे दी गई हैं। उधर राज्य में इस समय 31 जनपद कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,73,000 नमूनों की जांच की गई और 66 जनपदों में कोरोना का कोई भी नया मामला नहीं पाया गया। राज्य में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 159 है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। विद्युत मंत्रालय ने बिजली पारेषण प्रणाली योजना अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क विकास और वसूली नियम 2021 जारी कर दिए हैं। इससे पारेषण प्रणाली में सुधार होगा और देश भर में बिजली वितरण व्यवस्था सुदृढ़ होगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल जीवन मिशन शक्तियों के विकेंद्रीकरण का बड़ा अभियान है। श्री मोदी ने इसे महिलाओं और ग्रामीण भारत का आंदोलन बताया। प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में लखनऊ का दौरा करेंगे। राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 45,000 से अधिक वोटों से आगे। ओडिशा में पीपली विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजू जनता दल उम्मीदवार को बढ़त। देश में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 90 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर लगभग 98%। विद्युत मंत्रालय ने बिजली पारेषण प्रणाली योजना अंतर राज्यीय पारेषण शुल्क विकास और वसूली नियम 2021 जारी किए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र तथा राज्यों से मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने नियंत्रण रेखा पार व्यापार मामले में जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर छापे मारे। उत्तरी केरल के कोझिकोड, त्रिशूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में मूसलाधार वर्षा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला पंजाब किंग्स से और दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केंद्र और राज्यों से स्वास्थ्य क्षेत्र में मिलकर काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचे में विसंगति को दूर करने का भी आह्वान किया। एक वीडियो संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण स्वस्थ भारत का उद्देश्य है और इससे समृद्ध भारत की अवधारणा पूरी होगी। सरकार की आयुष्मान भारत योजना की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इससे करोड़ों गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आज जम्मू कश्मीर में सीमा पार व्यापार मामले के अंतर्गत कैलिफोर्निया बादाम के आयात के माध्यम से पाकिस्तान से भारत में बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण के संबंध में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस राशि का कथित तौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। एजेंसी ने सीमावर्ती जिले पुंछ में जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और भारत तिब्बत सीमा बल की सहायता से संदिग्ध व्यापारियों के परिसरों में तलाशी ली। तलाशी के दौरान एनआईए ने कई दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने कल मुंबई में एक क्रूज पर छापा मारकर ड्रग पार्टी का भंडाफोड़ किया। एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। मौके से मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। खबर है कि एक बॉलीवुड अभिनेता का पुत्र भी पकड़ा गया है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 14 दिन का 15वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण संपन्न हो गया। 20 सितंबर से शुरू हुआ संयुक्त अभ्यास आतंकरोधी और आपदा राहत अभियान पर केंद्रित था। इस अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं के बीच संबंधों में और मजबूती आएगी। हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद आज से शुरू हो रही है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस बारे में पंजाब और हरियाणा सरकारों को लिखे पत्र में कहा है कि खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता मानकों के आधार पर ही धान की खरीद की जानी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में धान खरीद के 20 केंद्रों का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य और उनके धान की समय से खरीद सुनिश्चित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शारजाह में दिन में 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। क्वींसलैंड में ऑस्ट्रेलिया के साथ एकमात्र दिन रात के महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 102 रन बना लिए हैं। इस तरह भारत को अब तक 238 रन की बढ़त मिल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 241 रन बनाए थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 377 रन पर समाप्त घोषित की थी। केरल में कल शाम कोझिकोड, त्रिशूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में मूसलाधार वर्षा हुई। कोझिकोड जिले के मुक्कोम और वेल्लाइल इलाकों में कई घरों और दुकानों में पानी भर गया। निचले इलाकों में पानी भरने से यातायात बाधित रहा, जबकि कुछ स्थानों पर भूस्खलन की भी खबरें हैं। इस बीच मौसम विभाग ने केरल और लक्षद्वीप में अधिकतर स्थानों पर बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है। अगले 3 दिनों तक पूरे राज्य में मूसलाधार वर्षा होने के आसार हैं। अब एक नजर आज के मौसम पर। देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। चेन्नई और कोलकाता में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तापमान 25 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 7 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के आसपास 465 गांवों की 187 पंचायतों में कचरा एकत्र करने की जिम्मेदारी महिलाओं को दी जाएगी। इस क्षेत्र में प्रतिदिन 930 किलो प्लास्टिक का कचरा एकत्र होता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गांव में इसका उपयोग सड़क निर्माण काम में किया जाएगा। भोपाल की 187 पंचायतों में कचरे में से प्लास्टिक को अलग करने का काम महिलाएं ही संभालेंगी। इसके लिए उन्हें प्रति किलो 14 से 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा। बाद में इस वेस्ट को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटेशन FRF सेंटर भेजा जाएगा। यहां प्रोसेसिंग के बाद प्लास्टिक सड़क बनाने वाली एजेंसियों को दे दिया जाएगा। ये एजेंसियां मटेरियल में 10% प्लास्टिक वेस्ट को मिलाकर सड़कें बनाएंगी। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि शहर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत ऐसा प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संघर्ष की एक झलक लेकर आता है। आज डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली की पुण्यतिथि है। उन्हें चंद्रमुखी बसु के साथ कोलकाता के बेथ्युन कॉलेज से भारत की पहली महिला स्नातक बनने का गौरव प्राप्त है। कादम्बिनी बोस का जन्म 18 जुलाई 1861 को भागलपुर में हुआ था।
उनका जन्म बंगाली पुनर्जागरण के दौरान हुआ था। ये 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का बंगाल क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक प्रगति का काल था। कादम्बनी इस सांस्कृतिक आंदोलन से प्रभावित थीं क्योंकि उनके पिता हिंदू सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के एक प्रभावशाली सदस्य थे। वे महिला अधिकार संगठन भागलपुर महिला समिति के सह संस्थापक भी थे। यद्यपि ये एक ऐसा समय था जब भारतीय महिलाओं के पास शिक्षा के बेहद कम अवसर थे, लेकिन कादम्बनी के पिता ने शिक्षा के महत्व को समझा और कादम्बनी को स्कूल जाने की अनुमति दी। प्राथमिक विद्यालय के बाद कादम्बनी ने महिलाओं के लिए भारत के पहले कॉलेज में प्रवेश लिया, जिसका बाद में बेथ्यून कॉलेज में विलय कर दिया गया था। स्कूल ने कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रणाली को अपनाया और 1879 में कादम्बनी इस कठिन परीक्षा को पास करने वाली पहली महिला बनी। कादम्बनी की सफलता ने बेथ्यून कॉलेज को अपना पहला कला कार्यक्रम और स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में कक्षा में केवल 2 विद्यार्थी कादम्बनी और उनकी साथी चंद्रमुखी बसु थीं। उन्होंने 1883 में अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में पढ़ाई कर स्नातक बनने वाली भारत की पहली महिला बनी। कादम्बनी ने स्नातक होने के बाद बेथ्यून कॉलेज में अपने गुरु और शिक्षक द्वारकानाथ गांगुली से शादी की। भारत में महिला अधिकार आंदोलन के जोशीले नेता द्वारकानाथ ने अपनी पत्नी को मेडिकल डिग्री हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ने कादम्बनी को प्रवेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन कादम्बनी और उनके पति ने इसका कड़ा विरोध किया। अंततः कादम्बनी को कॉलेज में प्रवेश दे दिया गया। वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पहली महिला छात्रा थीं। मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों के निरंतर प्रतिरोध के बावजूद कादम्बनी ने 1886 में चिकित्सा में डिग्री प्राप्त की। कादम्बनी गांगुली 1886 में आनंदी जोशी के साथ चिकित्सा का अध्ययन करने और डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। आनंदी जोशी ने अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज में और कादम्बनी गांगुली ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पश्चिमी चिकित्सा की पढ़ाई की। महिला मुक्ति का विरोध करने वाले रूढ़िवादियों की आलोचना कादम्बनी को रोक नहीं सकी और वे 1892 में यूनाइटेड किंगडम गईं तथा चिकित्सा में 3 और प्रमाण पत्र प्राप्त किए। जब वो भारत लौटी तो उन्होंने लेडी डफरिन अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया और बाद में अपनी निजी प्रैक्टिस शुरू की। एक डॉक्टर और 8 बच्चों की मां के रूप में कादम्बनी का व्यस्त जीवन उन्हें भारत के महिला अधिकार आंदोलन में भूमिका निभाने से रोक नहीं सका। वे 1889 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला प्रतिनिधिमंडल में 6 प्रतिनिधियों में से एक थीं और 1906 में उन्होंने कलकत्ता में महिला सम्मेलन आयोजित करने में मदद की। वो कई अन्य आंदोलनों में भी काफी सक्रिय थीं। उन्होंने ईस्टर्न इंडिया खदान की महिला खनिकों के लिए काम की स्थितियों में सुधार के लिए संघर्ष किया। 1898 में अपनी पति की मृत्यु के बाद उन्होंने 1923 में अंतिम समय तक कोलकाता में चिकित्सक के तौर पर काम किया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार शाम 4:45 बजे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में कल महात्मा गांधी की जयंती पर खादी से बना 1000 किलोग्राम से अधिक भार का 225 फुट लंबा और 150 फुट चौड़ा विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया। हाथ से बुना ये तिरंगा खादी ग्राम उद्योग आयोग से जुड़े मुंबई के खादी डायर्स एंड प्रिंटर्स ने तैयार किया है। खादी डायर्स एंड प्रिंटर्स के श्री जय भट्ट ने विश्व प्रसिद्ध ध्वज बनाने के अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया, जो फ्लैग हमने बनाया है इसमें हमने जो खादी का कपड़ा यूज किया है, तो इसमें करीबन एक कलर में 21 जॉइंट्स है और इसका 30 फीट का अशोक चक्र है जो कि 8 पार्ट्स में बनाया गया है। और ये फ्लैग हमको बनाने के लिए करीबन 50 डेज का टाइम लगा है और इतना बड़ा झंडा आज तक किसी ने कॉटन खादी में नहीं बनाया है। क्योंकि ये कॉटन खादी है, इसका वेट हैंडलिंग और वॉल्यूम ज्यादा था और ये हमारे लिए चैलेंज कहो या अपॉर्चुनिटी था। तो चेयरमैन सर ने हमको एक ये मौका दिया तो हमने इसको बोथ हैंड्स एक्सेप्ट किया और 15 अगस्त के बाद हमने ये टास्क हाथ में लिया और हमें बहुत खुशी है कि हमको ये मौका मिला है और आगे भी ऐसा मौका मिलेगा तो वी आर रेडी इससे भी बड़े फ्लैग्स बनाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खादी वस्त्रों और हस्तशिल्प को अपने जीवन में शामिल कर इस त्योहार के मौसम में आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को मजबूती प्रदान करने का आग्रह किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख के लेह में खादी से बने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करना महात्मा गांधी को विशेष श्रद्धांजलि है क्योंकि उन्हें खादी से विशेष लगाव था। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर हो रहे आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन के अंतर्गत नीति आयोग देश की 75 सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगा। पुरस्कार के लिए 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन किए जा सकते हैं। आकाशवाणी अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है भारत प्रथम विदेश नीति विश्वगुरु। ये कार्यक्रम भारत को विश्वगुरु बनाने के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और समर्पण पर आधारित है। इस विशेष कार्यक्रम का प्रसारण रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। कोविड महामारी से संबंधित जागरूकता श्रृंखला रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल जीवन मिशन शक्तियों के विकेंद्रीकरण का बड़ा अभियान है। श्री मोदी ने इसे महिलाओं और ग्रामीण भारत का आंदोलन बताया। प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में लखनऊ का दौरा करेंगे। वे राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 45,000 से अधिक वोटों से आगे। ओडिशा की पीपली विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजू जनता दल उम्मीदवार को बढ़त। देश में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 90 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर लगभग 98%। विद्युत मंत्रालय ने बिजली पारेषण प्रणाली योजना, अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क विकास और वसूली नियम 2021 जारी किए।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र तथा राज्यों से मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करने का आह्वान किया। और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने नियंत्रण रेखा पार व्यापार मामले में जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर छापे मारे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।